उत्तर पश्चिम सीमा, खैबर दर्रा, सदियों से भारत के इतिहास में ये नाम हमलावरों के साथ जुड़े रहे हैं। एक ऐसा रास्ता जो हमेशा मतलब एक तरफा खुला रहता था। लेकिन इतिहास में कभी-कभी कोई एक इंसान आता है जो सदियों की कहानी को पलट देता है। आज हम एक ऐसे ही जनरल की जिंदगी और उनकी रणनीतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिनका नाम था हरि सिंह नलवा। और ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक इंसान की प्रतिष्ठा, उसकी अपनी छवि युद्ध के मैदान में एक हथियार बन सकती है। ये उस दौर की राजनीति, हिम्मत और उस मनोवैज्ञानिक बढ़त की कहानी है जो उन्होंने अपने दुश्मनों पर बनाई। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन के अहम मोड़ों को तो बताते ही हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी बातें थीं जिन्होंने हरि सिंह को सिर्फ एक बहादुर सैनिक से नलवा बनाया, एक ऐसा नाम जिसका खौफ सरहदों के पार तक था। तो चलिए इस कहानी के पीछे की रणनीति में उतरते हैं। शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो किसी लोक कथा जैसी लगती है। साल 1791 में गुजरांवाला में जन्मे हरि सिंह कम उम्र में ही पिता को खो देते हैं। फिर एक दिन शिकार के दौरान एक बाघ उन पर हमला कर देता है और वो उसे एक ही झटके में मार गिराते हैं। ये सुनने में थोड़ा अविश्वसनीय लगता है। क्या हमारे पास कोई ठोस ऐतिहासिक स्रोत है जो इसकी पुष्टि करते हैं, या ये उनकी प्रसिद्धि के साथ बाद में जोड़ी गई कहानी है? एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर इतिहासकार इसे सच मानते हैं क्योंकि इसका जिक्र महाराजा रणजीत सिंह के अपने दरबारी रिकॉर्ड्स में मिलता है। लेकिन आपका सवाल सही है। इस एक घटना ने उनकी एक ऐसी छवि बनाई जिसने शायद बाद में हकीकत को भी पीछे छोड़ दिया। यहां से लीडरशिप का पहला सिद्धांत सामने आता है। आपकी पहचान आपकी सबसे यादगार कहानी से बनती है। बाघमार सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनका ब्रांड बन गया। तो ये सिर्फ बहादुरी का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक तरह की पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत थी, कह सकते हैं? बिल्कुल। इस घटना ने रणजीत सिंह को दिखाया कि ये लड़का सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि बेहद दबाव में भी तुरंत और निर्णायक फैसला ले सकता है। किसी भी जनरल के लिए ये सबसे जरूरी गुण है, और इसी गुण ने उन्हें सीधा महाराजा की निजी गार्ड में पहुंचा दिया। मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि उन्हें किसी रैंक से गुजरना नहीं पड़ा। एक घटना के बाद सीधा महाराजा की निजी गार्ड में। क्या ये उस समय सामान्य बात थी, या ये दिखाता है कि रणजीत सिंह प्रतिभा पहचानने में कितने माहिर थे? नहीं, ये बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। ये रणजीत सिंह की पारखी नजर को दिखाता है। वो जानते थे कि वफादारी और हिम्मत सिख साम्राज्य की नींव हैं, और हरि सिंह में उन्हें ये दोनों चीजें शिखर पर दिखाई दी। जल्दी वो दल खालसा के सरदार बन गए। और हमें ये याद रखना चाहिए कि दल खालसा कोई पारंपरिक स्थायी सेना नहीं थी, राइट? सही पकड़ा। दल खालसा सिख मिसलों का, मतलब अलग अलग कबायली गुटों का एक महासंघ था। हर मिसल का अपना सरदार और अपने लड़ाके होते थे। नलवा का इतनी तेजी से दल खालसा का सरदार बनना ये दिखाता है कि उन्होंने न सिर्फ महाराजा का विश्वास जीता, बल्कि उन अलग अलग शक्तिशाली सरदारों के बीच भी अपनी धाक जमाई और उनका सम्मान हासिल किया। ये सिर्फ युद्ध कौशल नहीं, बल्कि जबरदस्त राजनीतिक कौशल की भी निशानी है। तो एक योद्धा के साथ साथ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी। अब बात करते हैं उनकी जीतों की। स्रोतों में कसूर और मुल्तान के किलों का जिक्र है जिन्हें उन्होंने शानदार रणनीति से जीता। ये शानदार रणनीति क्या थी? मतलब ये किले तो अभेद्य माने जाते थे। बिल्कुल, और यही नलवा की खासियत थी। उनकी रणनीति सिर्फ घेराबंदी करके इंतजार करना नहीं थी। मुल्तान में जो 1818 में जीता गया, उन्होंने तोपखाने का ऐसा इस्तेमाल किया जो उस इलाके में पहले नहीं देखा गया था। उन्होंने अकालियों के एक आत्मघाती दस्ते का इस्तेमाल किले के दरवाजे को तोड़ने के लिए किया, जो एक बहुत बड़ा जुआ था। साथ ही उन्होंने अपनी खुफिया जानकारी का इस्तेमाल करके किले के अंदर रसद पहुंचाने वाले गुप्त रास्तों को काट दिया। ये सैन्य इंजीनियरिंग, मनोवैज्ञानिक दबाव और सटीक खुफिया जानकारी का एक बेहतरीन मेल था। यानी वो हर जंग के लिए एक नई रणनीति बनाते थे। और फिर आता है कश्मीर। वहां वो सिर्फ एक विजेता बनकर नहीं रुके। स्रोतों में लिखा है कि वो वहां के गवर्नर बने और उन्होंने अपने नाम का सिक्का भी चलाया। ये सिक्का चलाना कितना महत्वपूर्ण था? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। देखिए, कश्मीर को जीतना एक बात थी, पर वहां के लोग वो सालों के क्रूर अफगान शासन से तंग आ चुके थे। नलवा ने वहां सिर्फ व्यवस्था ही नहीं बनाई, बल्कि टैक्स सिस्टम को सुधारा ताकि आम लोगों पर बोझ कम हो।
और जो सिक्का उन्होंने चलाया हरी सिंघिया, वो सिर्फ अपनी सत्ता का प्रतीक नहीं था, वो अफगान प्रभाव को आर्थिक रूप से खत्म करने और कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पंजाब से जोड़ने का एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब ये एक आर्थिक हमला भी था। निश्चित रूप से। अपनी करेंसी चलाकर आप ये ऐलान करते हैं कि अब यहाँ एक नई, स्थिर और संप्रभु शक्ति का राज है। ये दिखाता है कि नलवा सिर्फ जमीन जीतना नहीं जानते थे, बल्कि उसे एक स्थिर और कमाऊ सूबे में बदलना भी जानते थे। वो एक बेहतरीन प्रशासक थे। तो उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमाओं को मजबूत किया, लेकिन जिस चीज के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है वो है सीमाओं को लांघना। खैबर दर्रे की कहानी हमेशा एक तरफा थी। हमलावर अंदर आते थे। नलवा ने इस कहानी के साथ क्या किया? उन्होंने कहानी की स्क्रिप्ट ही बदल दी। सदियों से जो रास्ता हमलावरों के लिए एक तरफा था, नलवा ने उसे दो तरफा बना दिया। वो पेशावर और खैबर दर्रे की ओर बढ़े और हमलावरों के इलाके में घुसकर हमला करने वाले पहले भारतीय जनरल बने। यह एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक बदलाव था। उन्होंने ये संदेश दिया कि अब सीमा की रक्षा सिर्फ बचाव करके नहीं, बल्कि हमला करके भी की जाएगी। एक मिनट, जब नलवा खैबर दर्रे में ये सब कर रहे थे तो उस समय की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज, वो इस पर नजर नहीं रख रहे थे? मतलब सिख साम्राज्य और ब्रिटिश भारत के बीच अफगानिस्तान एक तरह की बफर स्टेट थी। क्या नलवा के इस आक्रामक रवैये ने दिल्ली और कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों को चिंतित किया? हाँ, बहुत ज्यादा। ब्रिटिश दस्तावेज दिखाते हैं कि वो नलवा को एक अनप्रेडिक्टेबल एंड डेंजरस फोर्स मानते थे। मतलब एक अप्रत्याशित और खतरनाक ताकत। उन्हें डर था कि अगर सिख साम्राज्य ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया तो रूस के प्रभाव का रास्ता सीधा भारत तक खुल जाएगा। नलवा की जीत सिर्फ अफगानों के लिए नहीं, बल्कि उस ग्रेट गेम को खेल रहे अंग्रेजों के लिए भी एक बहुत बड़ा सिरदर्द थी। वो सत्ता के संतुलन को बिगाड़ रहे थे, जो अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तो एक बिल्कुल ही नया पहलू है। तो उनका खौफ सिर्फ अफगानिस्तान तक ही सीमित नहीं था। वैसे अफगानिस्तान में उनके खौफ को लेकर एक कहावत बहुत मशहूर है कि वहां की माएं अपने बच्चों को हरिया आ जाएगा कहकर डराती थीं। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, कई ब्रिटिश अधिकारियों और यात्रियों ने भी अपने लेखों में इसका जिक्र किया है। ये दिखाता है कि नलवा एक इंसान से बढ़कर एक खौफ का प्रतीक बन चुके थे। उनका नाम ही दुश्मन के हौसले पस्त करने के लिए काफी था, और उन्होंने इस खौफ का इस्तेमाल अपनी आखिरी लड़ाई में भी किया। हम बात कर रहे हैं 1837 की, जमरूद की लड़ाई की। नलवा ने खैबर दर्रे के मुहाने पर जमरूद का किला बनवाया था, जो अफगानों के लिए एक सीधी चुनौती थी। और फिर अफगानों को हमला करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। ये एक सटीक योजना वाले हमले जैसा लगता है। उन्हें कैसे पता चला कि ये हमला करने का सही समय है? उस समय खुफिया जानकारी का नेटवर्क बहुत मजबूत था। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद खान को खबर मिली कि महाराजा रंजीत सिंह के पोते की शादी है और सिख साम्राज्य की मुख्य सेना लाहौर में जश्न में डूबी हुई है। उन्हें पता था कि जमरूद में नलवा के पास मुट्ठी भर सैनिक है। ये उनके लिए करो या मरो वाली स्थिति थी। उन्होंने हजारों सैनिकों और तोपखाने के साथ जमरूद पर हमला कर दिया, ये सोचकर कि नलवा अकेले हैं और उन्हें आसानी से कुचल दिया जाएगा। और कहानी में सबसे बड़ा मोड़ ये है कि किले के अंदर हरी सिंह नलवा, उस समय वो तेज बुखार से गंभीर रूप से बीमार थे। लड़ने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थे। हाँ, वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुश्मन की ललकार सुनी, वो अंदर का सेनापति जाग गया। उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए कवच पहना और सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। जरा सोचिए उस दृश्य के बारे में। अफगान सेना ये मानकर आई है कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन या तो वहां है नहीं या बिस्तर पर पड़ा है, और अचानक वो उन्हें अपने घोड़े पर अपनी पूरी ताकत से लड़ते हुए देखते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर क्या हुआ होगा? जबरदस्त। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ होगा। जो लड़ाई वो आसानी से जीतने आए थे, अचानक उनके सामने वो खौफ खड़ा था जिसका नाम सुनकर वो बड़े हुए थे। नलवा एक तूफान की तरह लड़े और कुछ देर के लिए उन्होंने लड़ाई का रुख पलट भी दिया। लेकिन इस भीषण लड़ाई के दौरान उन्हें कई गोलियां लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें वापस किले में लाया गया। वो जानते थे कि उनका अंत करीब है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांसों के साथ जो किया वो शायद उनकी किसी भी जीत से बड़ी रणनीति थी। जब तक लाहौर से मदद नहीं आ जाती, ये राज रहना चाहिए। युद्ध के नगाड़े बजाते रहो और अगर जरूरत पड़े तो मेरे शरीर को तैयार करके किले की दीवार पर खड़ा कर देना। ये सिर्फ एक आखिरी इच्छा नहीं थी, ये सैन्य मनोविज्ञान का एक शिखर है ना? वो मरते हुए भी लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों से नहीं, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने खौफ से। एकदम सही।
वो जानते थे कि उनकी अपनी पहचान और उनका खौफ भी एक हथियार है, और उन्होंने मरते हुए भी उस हथियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने समझा कि ये लड़ाई अब सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि दुश्मन के दिमाग से भी लड़ी जाएगी। उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी सेना का सबसे बड़ा कवच थी, और उन्होंने सुनिश्चित किया कि वो कवच उनकी मौत के बाद भी बना रहे। और उनकी योजना पूरी तरह काम कर गई। लगातार बज रहे युद्ध के नगाड़ों और नलवा के जिंदा होने के डर से अफगान सेना वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकी और पीछे हट गई। जब तक लाहौर से मदद पहुंची, किला तो सुरक्षित था, लेकिन सिख साम्राज्य अपना सबसे बड़ा नायक खो चुका था। वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी आखिरी रणनीति ने लड़ाई जीत ली थी। वो इतिहास के शायद अकेले ऐसे जनरल थे जिन्होंने न सिर्फ उत्तर पश्चिम सीमा की सफलतापूर्वक रक्षा की, बल्कि सिख साम्राज्य का विस्तार अफगान क्षेत्र में किया। उन्होंने सदियों से चली आ रही आक्रमण की कहानी को बदल दिया। उनकी विरासत ये साबित करती है कि हिम्मत और सही रणनीति से इतिहास की धारा को भी मोड़ा जा सकता है। हरि सिंह नलवा की कहानी सोचने पर मजबूर करती है। माइक में सोचें। उनका पूरा जीवन दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की प्रसिद्धि और उसका खौफ खुद एक सामरिक संपत्ति, एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन सकता है। इसे एक विचार मन में आता है, किसी भी लीडरशिप में, चाहे वो सेना में हो, व्यापार में हो या राजनीति में, जीत कितनी भौतिक शक्ति पर निर्भर करती है और कितनी एक बनाई हुई कहानी, एक प्रतिष्ठा की शक्ति पर।